प्रणाम दोस्तों। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले जब हमने प्रयागराज महाकुंभ के दर्शन किए, उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में मैंने कुछ बातें कही थी जो हम एक नागरिक के तौर पर जो हम अनुभव करते हैं, जो हमें हमारी ड्यूटी, हमारी कर्तव्य लगते हैं, उसके आधार पर हमने कुछ बातें कही थी। मुझे सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना है, क्योंकि उसपे बहुत सारे लोगों ने, लगभग 99.9% लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया था, जिससे ये पता चलता है कि हमारा भारत अब बदल रहा है। अब हमारे जो अगली जनरेशन आ रही है, वो सिर्फ अधिकारों की बात नहीं कर रही, वो अपनी ड्यूटीज़ को भी समझ रही है। क्योंकि जो लोग उसमें अप्रिशिएट कर रहे हैं, जो लोग ये मान रहे हैं कि हाँ, इस तरह की वहाँ पे चीज़ें हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए, वो ही हमारे भारत के नागरिक हैं। और वो आगे आने वाले टाइम पर, मेरा ऐसा विश्वास है कि इन सब चीज़ों को ठीक करेंगे। तो मुझे बहुत खुशी है कि ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा 99.9। तो जो लोग ये समझ रहे हैं कि हमारी ड्यूटीज़ क्या हैं, क्या-क्या गलत हो रहा है, उसे हमें सुधारना चाहिए। जब लोग ये समझ रहे हैं, तो एक दिन ये सारी प्रॉब्लम्स भी ज़रूर सुधरेंगी। परंतु कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने मुझसे बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सवाल किए। कुछ लोगों ने कहा कि मुझे कुछ उन सवालों के जवाब देने चाहिए जो एक्चुअली मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। कुछ लोगों ने तो ये तक कहा कि मुझे पैसे मिले हैं इस तरह की बातें करने के लिए। मतलब बहुत ही आश्चर्य हुआ मुझे ये जान के कि लोग ऐसा कैसे सोच सकते हैं किसी के बारे में। कितना आसान होता है किसके ऊपर आरोप लगा देने में, किसी के ऊपर कोई भी क्वेश्चन रेज कर देने में। बस कुछ शब्द हैं, लिख दिया, कह दिया कि आपको पैसे मिले। जानते भी नहीं हैं आप मेरे बारे में कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, फिर भी ऐसी बातें। पहली बात, कुछ लोगों ने क्वेश्चन किया कि बहुत सारे हादसे हुए हैं, मुझे उस पर बोलना चाहिए, मुझे उसके बारे में कहना चाहिए, वहाँ लोगों को इतना सब कुछ हो गया। मैं क्यों कहूँ ये बात? मैं कौन हूँ? क्या मैं सरकार हूँ? या मैं किसी भी ऐसे पद पे कार्यरत हूँ जहाँ मेरी जवाबदेही है? या मैं कोई भी ऐसा ओहदा या ऐसी पोजीशन को होल्ड करती हूँ जहाँ मुझे इस तरह की बातों को एड्रेस करना चाहिए? मैं कौन हूँ? मैं तो एक जनता हूँ, एक आम नागरिक जैसे हम सब हैं। तो मैं तो खाली वो बातें कर सकती हूँ जो हमारे अधिकार क्षेत्र में है। हर नागरिक के पास दो चीजें हैं, एक अधिकार, दूसरी ड्यूटीज। अधिकार पे तो हर कोई बोल रहा है, छोटा बच्चा, अमीर, गरीब, बड़ा, छोटा, सबको पता है कि उसके अधिकार क्या है, और वो हमेशा समय समय पे उन पर बात भी करते रहते हैं। ड्यूटीज क्या है, इसमें बोलना, इस पे समझना, ये थोड़ा सा लोगों को मुश्किल लगता है। वो ये तो जानना चाहते हैं कि हमें कौन कौन सी सुविधाएं मिलनी चाहिए, हमें क्या क्या अधिकार हैं देश में एक नागरिक के तौर पर। बट हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इस पे कोई भी ना तो बात करता है। और अगर कोई बात करता है तो उस पे लोग क्वेश्चन करने लगते हैं कि ये आप तो शायद पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, इसलिए आप इस तरीके की बात कर रहे हैं। तो अपने देश के बारे में बात करना, अपने अधिकारों की बात करना, अपने धर्म के बारे में बात करना, उससे जुड़े हुए स्थानों की शुचिता, स्वच्छता, वहाँ की व्यवस्था के बारे में बात करना, किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ होना कैसे साबित करता है, मुझे ये समझ नहीं आया। हम सब बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जापान ऐसा है, जर्मनी ऐसा है, विदेश ऐसा होता है, इतनी फैसिलिटीज होती हैं, ऐसी चीजें हैं, इतना डेवलप्ड है। हम कभी ये बात क्यों नहीं करते कि वहाँ के नागरिक कैसे हैं, वो कितने डिसिप्लिन्ड हैं, अपने देश के प्रति कितने लॉयल हैं, वो कितना ध्यान रखते हैं सफाई का, स्वच्छता का, अपनी देश की इमेज का। बाहर के लोग हमारे बारे में कैसा सोचते हैं, हम सोचते हैं ऐसा, हम करते हैं इस तरह की बातें।
हम ध्यान रखते हैं कि हमारे किसी कर्तव्य, हमारे किसी कार्य से हमारे देश की बाहर छवि क्या जाएगी। मैंने अपने उस वीडियो में बात किया था कि गंगा माता के किनारे लोग किस तरह की गंदगी फैला रहे हैं, किस तरह की अव्यवस्था फैला रहे हैं। इससे ये कहाँ साबित होता है कि मैं किसी पार्टी से संबंधित हूँ या किसी ने मुझे पैसे दे दिए। मैंने ये बात सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उस स्थान विशेष पर सनातन संस्कृति को जानने समझने वाले लोग आए होंगे, जिन ऐसे लोग आए होंगे गंगा स्नान करने के लिए जिनके दिल में हमारे सनातन संस्कृति के प्रति बहुत प्रेम होगा, आदर होगा, सम्मान होगा, तभी वो स्थान पर पहुंचे हैं। हमारे धार्मिक स्थान, हमारी गंगा मैया के प्रति, हमारे मंदिरों के प्रति उनके दिल में विशेष स्थान होगा, श्रद्धा होगी, तभी वो इस स्थान पर आए हैं। यदि हमारे दिल में किसी स्थान विशेष के लिए सम्मान है, किसी मंदिर के लिए सम्मान है, किसी नदी के लिए सम्मान है, तो हम वहां पे जाके इस तरह की अस्वच्छता कैसे फैला रहे हैं। मैंने वो वीडियो बनाया था क्योंकि मेरा मानना था कि वहां पहुंचने वाले हर व्यक्ति के दिल में हमारी गंगा माँ के लिए, हमारे धर्म के लिए विशेष प्रेम है, विशेष आस्था है। तो मैं बस ये बताना चाहती थी कि ऐसा कोई कार्य मत कीजिए जिससे कि आपके ऊपर लोगों को डाउट हो, आपके श्रद्धा पे लोगों को डाउट हो जाए। बहुत सारे लोग ये इस चीज का क्वेश्चन करते हैं कि कैसे लोग हैं जो गंगा को माता करते हैं उसे प्रदूषित करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये लोग ऐसे होते हैं जो कि मंदिरों में पूजा करते हैं और वहीं मंदिरों में गंदगी फैलाते हैं। ये तो मैं अक्सर देखती हूँ, लोगों को वीडियोस में देखती हूँ। बस मैं यही तो बताना चाहती थी कि ऐसा मत कीजिए। मुझे उस मेले में जाकर ये दुख हुआ था कि जब हम किसी स्थान के लिए इतनी श्रद्धा रखते हैं तो वहां हम इस तरीके से अव्यवस्था कैसे फैला सकते हैं। यदि हमारी किसी आयोजन में इतनी गहरी आस्था है तो हम सबका अधिकार बनता है कि ये देखे बिना कि उसमें शासन प्रशासन क्या कर रहा है, क्योंकि पार्टीज काम करती हैं अपने हिसाब से, बट हम तो सनातन को मानने वाले हैं, हमारी तो गहरी आस्था है। हमें तो ये देखना है ना कि भले ही किसी ने जो भी प्रयास किए हैं वो पूरे हैं कि नहीं हैं, बट हमें ये प्रयास करना है कि हम उस आयोजन को इतना ज़्यादा भव्य और दिव्य बनाएं, इतनी सफलता से उसका आयोजन करें कि लोग हम पर, हमारी संस्कृति पर गर्व करें। जब वहाँ पर कोई आए और उस आयोजन को देखे, वहाँ पर हमारी श्रद्धा को देखे, हमारी भावनाओं को देखे, तो उस तक ये मैसेज जाना चाहिए कि सनातन कितना दिव्य है, उसको मानने वाले कितने दिव्य हैं। जिस प्रकार की हरकतें हम वहाँ कर रहे थे उससे तो लोगों को हमारे ऊपर, हमारी श्रद्धा पर उंगली उठाने का ही मौका मिलेगा, और वो मिल भी रहा है, लोग कह भी रहे हैं। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि हमारे देश में एक अन्य समुदाय है, उसके लोग प्रत्येक वर्ष अपनी एक धार्मिक यात्रा करते हैं, एक धार्मिक अनुष्ठान के लिए बाहर जाते हैं। उस यात्रा के दौरान लगभग हर साल कब कुछ छोटी बड़ी घटनाएं होती रहती हैं। ऐसा मुझे सिर्फ पढ़ने में आया, मुझे कोई विशेष ज्ञान जानकारी नहीं है। मैंने न्यूज़पेपर के माध्यम से जितना जानकारी प्राप्त होती है उसके हिसाब से अक्सर देखा गया है कि उस यात्रा के दौरान कुछ घटनाएं होती हैं। अभी लास्ट ईयर भी लगभग 1200-1300 लोग मारे गए थे उस यात्रा के दौरान, परंतु उस समुदाय से जुड़े हुए लोगों की आस्था पे यदि आप देखेंगे इतनी गहरी आस्था है कि आपको एक सिंगल व्यक्ति नहीं मिलेगा जो उस धार्मिक आयोजन पे प्रश्न खड़ा कर रहा हो। इवन कभी गलती से भी, भूल के भी कोई उस अनुष्ठान की आलोचना नहीं करेगा, और ये बहुत अच्छी बात है। मेरा मानना है कि ये बहुत अच्छी बात है। इतनी दृढ़ श्रद्धा है उनकी अपने आस्था, अपने ईश्वर पर। और हम क्या करते हैं? हम तो कुंभ जाते हैं, नहाते हैं,
कोई घटना हो गई तो हम पूरे कुंभ पे ही प्रश्नवाचक लगा के आ जाते हैं। क्यों? कुंभ आयोजनकर्ता कोई यदि कुछ गलत कर रहा है तो उससे कुंभ की महिमा कहाँ कम हो जाती है जो आप उस पे प्रश्नवाचक लगा रहे हैं। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि वीआईपी ट्रीटमेंट के लिए मुझे बोलना चाहिए। वहाँ पर कुंभ के आयोजन के दौरान जो वीआईपी ट्रीटमेंट हो रहा है, मंदिरों में जो वीआईपी दर्शन की व्यवस्था है, मुझे उस पर भी बोलना चाहिए। मतलब मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि मैं एक नागरिक के तौर पर अगर कोई बात कह रही हूँ तो मैं किस अधिकार विशेष के तौर पर इन सब मुद्दों पे बोलना चाहिए मुझे। परंतु फिर भी मैं इस बात पे कहूँगी कि मैं खुद वीआईपी कल्चर को सपोर्ट नहीं करती, परंतु मेरा यह मानना है कि वीआईपी कल्चर खत्म नहीं हो सकता, समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि हम वीआईपी कल्चर की आलोचना सिर्फ तब तक करते हैं जब तक हम वीआईपी कल्चर के अंदर नहीं आते हैं। अगर हम वीआईपी ट्रीटमेंट प्राप्त नहीं कर सकते तब हमें यह व्यवस्था बहुत बुरी लगती है। परंतु यदि हम किसी छोटी सी भी पोजीशन पे पहुंच जाए ना, जहां हमें ये ट्रीटमेंट मिल सकता है, फिर देखिए, फिर हमें ऐसा लगता है कि ये तो हमारा विशेषाधिकार है, जो जनता है वो तो बेकार है ना। क्योंकि ये जो वीआईपीज होते हैं ये हम में आप में से ही आए हैं। हमें ये व्यवस्था सिर्फ तब तक बुरी लगती है जब तक हम खुद वीआईपी नहीं है। अगर हम आज किसी ऐसी पोजीशन पे मिल जाएं जहां हम वीआईपी स्टेटस को एंजॉय कर सकते हैं तो हमें तुरंत ये स्टेटस चाहिए होगा, हमें तुरंत ये व्यवस्था चाहिए होगी। अगर आपको माघ प्रवेश की कोई वीआईपी पास मिल जाए, फिर देखिए आप किस रोक के साथ पुलिस वाले को वो पास दिखाएंगे। तब आप जरा भी इस बात की आलोचना नहीं करेंगे कि वीआईपी कल्चर खराब है। हम घूस देने की विरोध तब तक करते हैं जब वो घूस हम दे रहे होते हैं। जब वो घूस हमें मिल रहा होता है, वो रिश्वत हमें मिल रही होती है ना, तो हम पता क्या कहते हैं? तब हम कहते हैं कि हमने मांगा थोड़े था, उन्होंने ऐसे ही दे दिया। जब हम रिश्वत दे रहे होते हैं तो हमारी भावना ऐसी होती है कि अरे जब तक उसकी जेब गर्म नहीं करेंगे ना तब तक चीजें होंगी नहीं। परंतु जब हम किसी ऐसी पोजीशन पे पहुंच जाएंगे जहां हमें रिश्वत मिल रही होगी तो हम क्या कहेंगे? तब हम मना नहीं करते हैं। 90% लोग मना नहीं करते, 2-4-10% हर जगह अच्छे लोग होते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रही, पर 90% लोग ये कहेंगे हमने मांगा थोड़े था, वो तो उन्होंने दे दिया। ठीक है, इसी तरीके से वीआईपी कल्चर का लुत्फ भी है, उसका भी एक अलग तरह का आनंद है। हमें वो सब तभी तक बुरा लगता है जब तक हम वो स्टेटस एंजॉय नहीं कर रहे हैं। परंतु जिस दिन वो व्यवस्था के अंदर हम आ जाएं और हमें वो स्टेटस मिल जाए, फिर देखिए तुरंत हमारी विचारधारा चेंज हो जाती है। तो ये जो सरकारें हैं, ये जो व्यवस्था है, ये हम में आपसे ही आई है, ये समाज से ही निकले हुए लोग हैं। आपको आपकी सरकार, आपकी व्यवस्था वैसी ही मिलती है जैसे आप होते हैं। अगर एक नागरिक के तौर पर आपको अपनी ड्यूटीज निभाने में तकलीफ नहीं होगी तब आपको आपके अधिकार भी अच्छे से मिलेंगे। परंतु यदि आप एक नागरिक के तौर पर अपनी ड्यूटीज को नहीं जानते हैं तो आपको ऐसी ही सरकार मिलेगी, क्योंकि लोग जो सरकार में जा रहे हैं वो कहीं बाहर से बन के नहीं आ रहे हैं, वो हम में आप में से ही निकल के आगे आ रहे हैं। एक बहुत छोटी सी घटना है, मुझे याद आती है, जब मैं पढ़ाई कर रही थी, स्टूडेंट थी, एक छात्र नेता थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और जब लोगों ने पूछा, ये रुहेलखंड यूनिवर्सिटी की बात है और मुझे आज उनका नाम याद नहीं है, मैं छोटी थी, अब टाइम हो गया है। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा इसलिए दे दिया था, उनका कहना था कि जब से उन्होंने ये पद ग्रहण किया है तो खुद उनके माँ बाप ये चाहते हैं कि वो पैसे लेकर लोगों का एडमिशन करा दें, वो अपनी पॉलिटिकल पहुंच का इस्तेमाल करके कुछ ज़मीनें बना लें, कुछ लोगों के काम करा दें, जिससे कि उनका वर्चस्व बढ़े,
उनकी प्रतिष्ठा बढ़े कि उनका बेटा इतनी अच्छी पोस्ट पे है, और उन्होंने ऐसा करने में खुद को असमर्थ पाया, इसलिए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। परंतु ऐसे लोग सिर्फ 1% हैं। बहुत मुश्किल से ऐसे लोग आपको मिलेंगे, वरना हर व्यक्ति चाहता है जब तक हम सरकारी बाबू नहीं हैं तब तक हमें उसमें कमी दिखती है। जिस दिन हम उस पोस्ट पे आ गए तब वो रिश्वत, तो हमें ये लगता है कि उसने तो हमें सिर्फ चाय पानी के लिए दिया। तो याद रखिए, समाज किसी और से नहीं बनता, सरकारें भी कहीं बाहर से चुन के नहीं आती, वो हम में आप में से ही होती हैं। दोस्त देखने की आदत से अच्छा है इंट्रोस्पेक्शन करना। स्वयं को देखिए, स्वयं में जब आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जो बुराई आपको बाहर दिख रही वो एक्चुअली आपके अंदर है। यदि श्रद्धा इतनी हल्की है तो अपने घर रहिए, क्योंकि सनातन संस्कृति में सदैव से तप की बात कही गई है। तपश्चर्या के मार्ग में बहुत सारी परेशानियां होती हैं, आसानी से आपको ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है, बहुत जतन करने पड़ते हैं। कुंभ स्नान भी एक तरह का तपश्चर्या है। अगर आपको जाम लगना पड़ रहा है, अगर आपको पैदल चलना पड़ रहा है और आप वहीं पे खड़े होकर कुंभ के ही महत्व पे प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, तो फिर आप अपने घर रहिए। मैं तो यही मानती हूँ, क्यों आ रहे हैं आप कुंभ नहाने के लिए? रही बात उन लोगों की जो मुझसे कह रहे हैं कि सरकार की व्यवस्था गड़बड़ है, आप उस पर बोलिए। मैं बोल सकती हूँ, मैं प्रयागराज वासी हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं प्रयागराज वासी हूँ। मेरा ससुराल अयोध्या है, बहुत गर्व है मुझे इस बात पे। मैंने सालों से, जब मैं बहुत छोटी थी तब से कुंभ का आयोजन देखा है। मैंने अर्ध कुंभ देखे हैं, पूर्ण कुंभ देखे हैं, माघ स्नान देखे हैं, और उनके दौरान होने वाली व्यवस्था भी देखी है। अलग अलग सरकारें देखी हैं जिन्होंने उस समय पर आयोजन किया था, और आज के समय में महाकुंभ में अत्यधिक भीड़ है। इतनी भीड़ जिसे मैनेज करना वाकई में मुश्किल है। परंतु मैंने वो आयोजन भी देखे हैं जबकि ना के बराबर भीड़ थी, तब भी हादसे हुए हैं। यदि आप मुझ पे पूछना ही चाहेंगे तो मैं आपको आंकड़ों के साथ, गिनती के साथ ये बात बता सकती हूँ कि कब कब कैसे कैसे हादसे हुए। परंतु आप उन सरकारों से क्वेश्चन नहीं करते हैं। सरकार से क्वेश्चन करना चाहिए, चाहे जो भी सरकार हो, चाहे आज की प्रेजेंट सरकार हो, बट आप मुझसे क्यों क्वेश्चन कर रहे हैं? मैं तो सरकार का प्रतिनिधि नहीं हूं। और अगर आप मुझसे बात करेंगे कि मुझे वहां की व्यवस्था क्यों अच्छी लग रही है, तो मैं ये कहूंगी कि मुझे वहां की व्यवस्था इसलिए अच्छी लग रही है क्योंकि आज वहां जो भी व्यवस्था हो रही है उसमें इंटेंशन दिख रहा है उस व्यवस्था को उत्तम तरीके से करने की। वो हो पा रही है कि नहीं हो पा रही, अलग बात है, पर भावना है कि कुंभ का आयोजन एक सफल आयोजन हो, एक दिव्य आयोजन हो। क्योंकि मैंने ऐसी भी गवर्नमेंट्स में कुंभ के आयोजन देखे हैं जिनका कोई कहीं से कहीं तक भावना ये थी ही नहीं कि कुंभ का आयोजन अच्छा हो। परंतु वो वीडियो मैंने इसलिए नहीं बनाया था कि उसमें मैं किसी गवर्नमेंट के बारे में बात करूं, किसी आंकड़े की बात करूं, किसी सवाल के जवाब दूं। मैं सिर्फ एक नागरिक के तौर पर हमारे जो कर्तव्य हैं, एक सनातनी के तौर पर हमारे जो कर्तव्य हैं, उस पर मैंने आपका ध्यान खींचने के लिए वो वीडियो बनाया था। यकीन मानिए, एक भारतवर्षी के तौर पर, एक सनातन संस्कृति से जुड़े हुए व्यक्ति के, एक श्रद्धालु के तौर पर मेरी बहुत श्रद्धा है अपने धर्म में, अपने देश में। और जब उसकी गरिमा पे कोई बात आती है ना, वहां भी कोई जानबूझ के इस तरह की चीजें होती है, तो मुझे दुख होता है। मैं उसके लिए बोलना चाहती हूँ। प्रत्येक सनातनी की ड्यूटी बनती है कि जब वो किसी धार्मिक स्थल पे जा रहा है तो वो ये देखे बिना कि सरकार क्या कर रही है, वो ये देखे कि मुझे क्या करना है।
हो सकता है सरकार वहां पे गंदगी ही फैलाना चाह रही हो। मेरा तो कर्तव्य बनता है ना कि मैं अपने श्रद्धा के स्थलों पे, अपने पूजा के स्थलों पे सफाई रखूं। हो सकता है ये तो आज की गवर्नमेंट है जिसका जिसका इंटेंशन है कि सनातन के लिए कुछ करें। ऐसी भी गवर्नमेंट्स रही हैं जो चाहती थी कि सनातन बदनाम हो, सनातन से जुड़े लोगों का मन टूट जाए, वो उससे दूर हो जाएं। हमें वहां पे भी श्रद्धा रखनी चाहिए थी। हमें अपने धार्मिक स्थानों की जो केयर है खुद करनी है। वहां साफ सफाई की, वहां व्यवस्था करने की जिम्मेदारी सरकार की हो सकती है, बट उससे ज्यादा एज अ नागरिक, श्रद्धालु के तौर पे हमारी भी है। हमें प्रयास करना है कि हमारे जो धार्मिक स्थल हैं वो स्वच्छ रहें, भले ही वहां कोई और कुछ भी ना करे, पर जब हम जाएं तो हम कोशिश करें, हम प्रयास करें कि वहां पे व्यवस्था बने। एक नागरिक के तौर पर, एक आस्तिक के तौर पर, आस्था है ना हमारी, हमारे धर्म में, तो हम अपनी गंगा मैया को कैसे प्रदूषित कर सकते हैं? वो तो हमारी माँ है। कुंभ पर्व सनातनियों का पर्व है, वहां पे सरकार क्या व्यवस्था कर रही है वो एक अलग बात है, पर एक सनातनी के तौर पर हमारी क्या ड्यूटीज हैं? हमारी भी ड्यूटीज हैं कि हम अपने महापर्व को इतना दिव्य बनाएं, हम अपने आचरण से उस स्थान की गरिमा को इतना ज्यादा बढ़ा दें कि लोगों को हमारी संस्कृति पे गर्व हो। कुछ लोगों ने तो कमेंट में लिखा कि सनातन पाखंड है। ऐसे लोगों पे मतलब ये एक ऐसा इनरिलेवेंट सा क्वेश्चन है कि मैं इसका जवाब नहीं देना चाहती, क्योंकि ऐसे लोगों के ऊपर ध्यान ही नहीं देना चाहिए जो इस तरह की बात कर रहे हैं। क्योंकि सनातन कितना दिव्य है, कितना साइंटिफिक है, ये बात ऐसे लोगों को नहीं समझ आएगी। अब आप सोचिए कि एक बच्चा है जो नर्सरी केजी में पढ़ रहा है, तो अगर आप उसको ग्रेजुएशन की बुक पकड़ा दीजिए तो उसके लिए वो क्या महत्व है? उसके लिए तो वो बस कुछ काले शब्द हैं जो एक पेपर पे लिखे हुए हैं। तो मेरा मानना है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि सनातन पाखंड है, वो अभी तो नर्सरी केजी में पढ़ रहे हैं, उनके ज्ञान का स्तर इतना छोटा है कि वो सनातन की बृहत्ता को समझ ही नहीं सकते। वो नहीं समझ सकते कि सनातन कितना विशाल है, कितना साइंटिफिक है। इस पूरे विश्व में सनातन से ज्यादा साइंटिफिक कोई धर्म है ही नहीं, क्योंकि कोई धर्म ही नहीं है एक्चुअली। एक ही धर्म है, एक ही संस्कृति, वो है सनातन संस्कृति। उसकी विशालता का अनुभव करने के लिए, उसको जानने के लिए बहुत विशाल ज्ञान चाहिए, बहुत ज्ञानी होना पड़ता है। हर कोई चलता फिरता यदि सनातन की गहराई को समझ ले तो फिर तो कोई बात ही नहीं है ना। तो जो लोग ये लिखते हैं कि सनातन पाखंड है, मेरा बस उनसे यही कहना है कि कोई बात नहीं, अभी आपको समय लगेगा सनातन को समझने में। अभी आपका वो लेबल नहीं आया है जिससे आप सनातन को समझ सकें। अभी हो सकता है इस जीवन में या आपको कुछ और जीवन लेने पड़े, जन्म लेने पड़े इस सनातन की गहराई को, उसकी साइंटिफिकता को समझने के लिए। यानी कितने साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सनातन को समझते समझते बहुत बड़ी बड़ी खोज कर दी है। तो अभी आपका वक्त नहीं आया, आपका समय नहीं है, आप उसे नहीं समझ सकते। आप बस ठीक है, आप क्वेश्चन करते रहिए, क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है ना, जब उसके ज्ञान का लेवल बहुत कम होता है तो वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। तो अभी आप छोटे बच्चे हैं, कोई बात नहीं। हम अपने धार्मिक स्थलों की इतनी अच्छी व्यवस्था करें, क्योंकि यदि प्रत्येक व्यक्ति ये मान ले, प्रत्येक सनातनी ये चाह ले, ठान ले कि हमें अपने अपने धार्मिक स्थलों की गरिमा को ऊपर लेके आना है, तो फिर चाहे सरकारें कुछ करें या ना करें, हमारे सनातन संस्कृति की भव्यता और दिव्यता को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। बस मेरा इतना ही उद्देश्य था उस वीडियो को बनाने में। नमस्कार।